लेकिन बड़ी अहम बात, एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ लाइट सोर्स simply increase number of photon and number of electron but energy for electron remains constant। ये बात कही किसने? बच्चों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेते हैं और नए बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो अगर हर टॉपिक हम बार बार रिवीजन कराते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक बात मैंने कही थी कि इसको देने वाला हर्ट्ज था, लेकिन नोबेल प्राइज इस पर जो मिला था वो इसको मिला था एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में एक्सप्लेनेशन देने में। तो आज ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, आखिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतनी क्या है बात की कि उस पर वो नोबेल प्राइज मिला। देखो क्या था उसमें कि अगर हम इंक्रीज़ किस में कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स में, ठीक है, तो क्या चीज़ ही इंक्रीज़ होगी, नंबर ऑफ फोटोन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से इससे नंबर ऑफ फोटोन और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बट द एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन एंड ऑल्सो फॉर फोटोन रिमेन अनचेंज। यानी कि इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई काम नहीं। इंटेंसिटी का ताल्लुक, ये पक्की एमसीक्यूज आती है, इंटेंसिटी का ताल्लुक किससे होता है? हाँ जी, नंबर ऑफ फोटोन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एमसीक्यूज ऐसे आती है कि इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, इन ऑप्शन ए में हो जाएगा कि जी इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटोन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक में दिया हो जाएगा इंक्रीज द एनर्जी, ठीक है। इसी तरह से मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए होंगे आपको। तो दो बातें ध्यान में रखें, जब भी हम इंक्रीज़ करते हैं नंबर ऑफ फोटोन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन रिमेन अनचेंज, ये चेंज नहीं। हाँ जनाब, एक और बड़ी प्यारी एमसीक्यू, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड हेंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अच्छा देखो ना, इंटेंसिटी से मुराद क्या होती है? एक बड़ी डिम लाइट है, एक ब्राइट लाइट है। ब्राइट लाइट जो होगी उसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, डिम लाइट में कम होगा। ऐसे भी आ सकते हैं एमसीक्यूज। लेकिन ब्राइट लाइट और डिम लाइट की क्या चीज़ सेम होगी, एनर्जी। लेकिन मेरे भाई बड़ी अहम बात, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं लाइट की तो क्या बढ़ेगी, एनर्जी जनाब, फोटोन की भी और इलेक्ट्रॉन की भी। लेकिन अब किस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, अब कोई असर नहीं पड़ेगा नंबर ऑफ फोटोन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, ठीक है, और नंबर ऑफ फोटोन और इलेक्ट्रॉन पे नहीं फर्क पड़ेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बहुत अहम बात समझा रहा हूँ। और अगर हम इसके बरक्स क्या करें भाई, इंक्रीज़ कर दें नंबर ऑफ फोटोन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंक्रीज़ कर दें इंटेंसिटी, तो देखो नंबर ऑफ फोटोन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, लेकिन एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन रिमेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। और हमारी ये ऑनलाइन क्लास में बच्चों टेंशन ही नहीं लो, हर चीज़ हम बहुत डिटेल में कराते हैं जी। एक छोटी सी डेफिनेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं बच्चों अपनी ऑनलाइन क्लास में कोई चीज़ छोड़ता नहीं, डोंट बॉदर अबाउट इट। क्या कहते हैं, इज़ द रेगुलर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स विच इज़ यूज टू स्पेसिफाई द रिलेटिव पोजिशन ऑफ अ बॉडी इन स्पेस। चले जी, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ द रेफरेंस फ्रेम मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जी हाँ, वेलोसिटी जिसमें कांस्टेंट हो, और एट रेस्ट दैट इज हैविंग नो एक्सेलरेशन। यानी असल शर्त क्या है कि एक्सेलरेशन ना हो। इन दिस फ्रेम न्यूटन्स लॉ आर वैलिड। तो बेसिकली ये आपके पास ज़रूर आता है कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, तो जी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और क्या चीज़ ज़ीरो होती है, एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। ये एमसीक्यूज आती है। ऑफ कोर्स बच्चों सारी एमसीक्यूज भी मैंने करवानी है तुम लोगों को बारी बारी, डोंट बॉदर अबाउट इट। अब मैजिकल फार्मूले का इस्तेमाल है, एट व्हाट स्पीड बॉडी ऑफ मास इज डबल द रेस्पॉन्स, यानी कि ये वाली बात। सो हमें ऐसा तो मैंने अभी एमसीक्यूज में कराया था 2.6 × 10⁻⁸, लेकिन कल कल को ऐसे भी न्यूमेरिकल दे सकते हैं, m = 3m0। तो क्यों ना मैजिकल ट्रिक बना लें, और बना लेते हैं। यहाँ मेरा n 2 हो जाएगा, और अगर m = 3m0 कह रहे हैं तो n मेरा 3 हो जाएगा। n क्या है जी, मेरा ये मैजिकल फार्मूला है, इसके साथ क्वेश्चन इस फार्मूले में n की जगह 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, √3 और जाएगा √3। दिस इज योर आंसर। ऑसम बच्चों, यहाँ अगर कभी ये दिया हो तो फिर क्या हो जाएगा, हाँ जी, 3 का स्क्वायर 9 - 1 8, √8/3 से। ये था बच्चों हमारा मैजिकल फार्मूला। अब देखिए मास डिफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। ये आखिर चक्कर है,
हम कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो फंडामेंटल पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन 1840 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन 86 टाइम होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लाइक मेजॉन है, न्यूरॉन्स हैं, एंटी न्यूरॉन्स हैं, 90 से ज़्यादा। तो अब होना क्या चाहिए? वेल, अगर एक हम ऐसे न्यूक्लियस की बात करें जिसमें एक प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन है, तो असूलन न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन होता है इसके ऐसा, जब हम न्यूक्लियस का मास मेजर करते हैं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास से कम आता है। ऐसा कैसे हो? मतलब अकल यहाँ तो हैरान है ना भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो प्लस कर रहे हो, और मेजॉन्स कॉर्क्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसका ये कॉन्सेप्ट मास डिफेक्ट कहलाता है। होता क्या है, क्या कह रहे हैं, रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द masses of neutron and proton it containing. The difference between the sum of the masses of the constituent nucleus and the mass of the nucleus is called mass deficit. Thus, if a nucleus of mass m has z proton and n neutron, then in mass deficit is del m equal to zmp plus nmm minus m. मास डिफेक्ट बराबर होता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोटॉन। देखो बड़ा आसान है, ये कुछ मास होता है जो ज़ाया हो जाता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम न्यूक्लियस के अंदर डाल दें, बंद कर दें, तो मास ज़ाया हो जाता है, और ये मास क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट कहलाता है। बहुत अहम कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। कौन सा फिजिक्स भाई? मॉडर्न फिजिक्स। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, कोई कहता है कि मॉडर्न फिजिक्स की इब्तदा हुई 1896 में, जब हर्ट्ज ने फ्रीक्वेंसी का फिनोमेना याद किया। कोई कहता है माइकलसन और मोर्ले ने जब ईथर थ्योरी को रिजेक्ट किया कि तो कायनात ईथर से बनी है 1903 में, तो मॉडर्न फिजिक्स की इब्तदा थी। बहुत सारे लोग लेकिन मॉडर्न थ्योरी की इब्तदा को कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पेश। ये दिलचस्प बात है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, लेकिन थ्योरी है ना, उस पर कैसे मिल सकता है? वो तो मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन पे। जी हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना भी एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिया हुआ नहीं था, दिया हुआ था हर्ट्ज का, बस उसने उसकी एक्सप्लेनेशन की थी, और बड़ी दाजू एक्सप्लेनेशन की थी। वो क्या एक्सप्लेनेशन थी, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बच्चों, 1922 में कॉम्पटन साहब ने कॉम्पटन इफेक्ट दिया था। ये सारा दौर मॉडर्न फिजिक्स का दौर था। अब देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बोर्ड की स्पीड 5 है और स्टिल वाटर में बह रही है, तो स्पीड क्या रहेगी? 5 ही रहेगी। लेकिन अगर बोर्ड ऐसे पानी में बह रही है जो कि बहता हुआ पानी है, और पानी की स्पीड 1 है, बोर्ड की 5 है, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी? 5 + 1 6। और अगर बोर्ड जिस स्पीड में जा रही है, पानी अपोजिट जा रहा है, तो 5 - 1 4 हो जाएगी। होगी कि नहीं? बिल्कुल। अब हमने कभी गौर किया कि जब जहाज़ में, हवाई जहाज़ में हम अमेरिका जाते हैं, 18 घंटे लगते हैं, वापसी में 20 घंटे। ऐसा कैसे? एक्चुअली जब हम अमेरिका की तरफ जाते हैं तो अर्थ रिवॉल्व होती है इस तरह से, तो जाहिर सी बात है उस सूरत में हमें रास्ता कम पड़ रहा होता है। लेकिन जब हम वहाँ से आ रहे होते हैं तो अर्थ दूर जा रही होती है, यानी एक्चुअल डिस्टेंस शायद 19 घंटे का होता है। अब हम कहते हैं कि सन की अराउंड स्पीड जो है 1000 के करीब है, ठीक है, अर्थ के करीब। लेकिन क्या इसकी एक्चुअल स्पीड है? क्योंकि अर्थ तो खुद मूव कर रही है। अर्थ का मूव कर रही है, सूरज की गिरफ्त कर रही है विद 10,500 मीटर/सेकंड स्पीड। लेकिन क्या है अर्थ की असली स्पीड है? क्योंकि अर्थ जिसके गिर्द घूम रही है, सन के गिर्द, हमारा सन खुद घूम रहा है। पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे में ट्रैवल करता है। आपको पता है एक चक्कर सन का मिल्की वे में कितने देर में पूरा होता है? 25 करोड़ साल में। जी हाँ, विद 2,10,000 मीटर/सेकंड स्पीड। ओह माय गॉड! मिल्की वे में स्टार कितने? 400 अरब, यानी 4 खरब। और ये बता दूं, जो हमारी मिल्की वे है, ये बहुत सारी गैलेक्सीज़ में से, खरबों गैलेक्सीज़ में से एक है यूनिवर्स की। और पहले लोग समझते थे यूनिवर्स कायनात है, लेकिन अब यूनिवर्स को तो हम वो प्लेस कहते हैं जहाँ हमारे साइंटिफिक लॉ चलता है। खरबों यूनिवर्स पे मुश्तमिल मल्टी यूनिवर्स, और खरबों मल्टी यूनिवर्स पे मुश्तमिल ओमनिवर्स होती है। तो ये सारा मॉडर्न फिजिक्स का फिनोमेना था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, उसमें सबसे अहम कॉन्सेप्ट था टाइम डायलेशन। ठीक है, देखिए, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या मिराज पे गए थे, सबसे बड़ा सबूत है ये इस बात का प्रूफ, और उसी से इंस्पायर हो गया इसने थ्योरी दी और कहा भी कि भाई ये मेरे हक में प्रूफ है। हाँ, एक बात है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहता है कि दो छोटे बच्चे हैं, 5-5 साल के जुड़वा भाई,
एक स्पीड ऑफ लाइट से घूम के आता है, जब वो अपनी जगह वापस आता है तो हज़ारों साल बीत चुके हैं, 80 साल बीत चुके हैं। तो अर्थ पे सिर्फ 5 अब वो घूम के आता है कितने साल, 5 मिनट, और ये अर्थ पे 80 साल गुजर गए। और जहाँ वो अपने 5 साल के भाई को छोड़ के गया था, वहाँ 85 ईयर के बुजुर्ग बैठे थे और मैदान की ऊँची ऊँची बिल्डिंग, तो पता चला वो बुजुर्ग उसका भाई है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वाक़ा मेराज पे गए थे तो 7 आसमान पे गए, ठीक है जी, कितने जहानों की सैर की, यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स, ओमनिवर्स, उससे आगे भी क्या क्या। लेकिन मेरे भाई आप देखें तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने चटखानी खुलने की और बंद होने की आसान। इसका मतलब है अगर आप करोड़ों साल की ट्रैवलिंग करें, यहाँ 1 सेकंड ही हो सकता है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन को जब ये वाक़या पता चला, उसने कहा हो सकता है मैं टी और टी नॉट के कॉन्सेप्ट में गलती कर रहा हूँ। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का स्टार्ट था, टाइम डायलेशन का। अब उसमें एक बात आपको बताता चलूँ कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो नज़दीकी स्टार तक पहुँचने में भी 4.5 अरब साल लगते हैं। तो ये वाली बात कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा ट्रेस ट्रैवलिंग नहीं है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहीं भी ज़रूर है, बट एज ए मुस्लिम मैं इस बात पर बिलीव नहीं करता। ये चीज़ अभी साइंस हम देख नहीं पाए। पहले तो ये हमारे ध्यान में था ना कि भाई हम अर्थ से बाहर कुछ नहीं है, ठीक है, चांद सूरज इसके अंदर ही है, लोग ये समझते थे। फिर सोलर सिस्टम को कायनात समझने लगे, फिर मिल्की वे को, फिर यूनिवर्स को, फिर मल्टी यूनिवर्स, आज ओमनिवर्स को समझते हैं। तो साइंस अभी इतनी डेप्थ में नहीं आ सकी है। तो बड़ा मज़े का टॉपिक है, स्टार्ट किया अभी हम कुछ 5 सिफर की और अच्छी MCQs बहुत डिटेल में कर रहे हैं हम इस चैप्टर को। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, पेयर प्रोडक्शन। तो जिसका सही आंसर है वर्क फंक्शन। इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट विच ऑफ फॉलोइंग इंक्रीजेस इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड। तो मेरे भाई गौर से देखो क्या कह रहे हैं, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच ऑफ फॉलोइंग इंक्रीजेस इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज। तो मेरे भाई ये बात भी तो मैंने बताई थी कि जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते तो उससे क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ फोटोन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज एक्सप्लेन ऑन क्वांटम थ्योरी बाय, देखें ये नहीं पूछा दिया किसने, दिया तो हर्ट्स ने था 1897 में, लेकिन जो क्वांटम थ्योरी पे एक्सप्लेनेशन दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1921, और इसी पे नोबेल प्राइज़ मिला था। देखो ये MCQs मैं आपको बहुत कराया करूँगा, ख़ास तौर पे जब रिवीजन होता है तो, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब व्हेन क्या कह रहे हैं, फोटोन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल्स ऑन सर्टेन मेटल्स, इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी देखो मेटल सरफेस पे जब भी कोई हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी से मुराद लाइक अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गैमा या कॉस्मिक रेस पड़ता है तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो कि कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। अब बड़ी अहम बात, नो फोटो इलेक्ट्रॉन बी एमिटेड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए थ्रेशोल्ड के लफ्ज़ में नहीं, ये मिनिमम के हैं। तो जब तक किसी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जब तक नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, ठीक है, इंसिडेंट लाइट की। हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट द ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। The energy of photoelectron is given as Ke equal to h nu minus phi, where phi is the work function. फिर एक और बड़ी अहम डेफिनेशन है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ मेटल टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो देखो वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसका जिक्र किया एल्बर्ट आइंस्टाइन, बोला तो बोला क्या, दैट ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर इक्विवेलेंट फॉर द स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल लॉ। द 3 पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी आर। अब ये बड़ी अहम MCQs आती है। पहला है ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट। इससे पता है ऐसे आता है कि विच ऑफ फॉलोइंग आर द पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
तो यूजुअली वो आपको 1 2 3 करके दे देंगे, डी में हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो पहला क्या है, ऑल इनिशियल फ्रेम आर इक्विवेलेंट, लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम in an inertial frame of reference. The speed of light in vacuum is a universal constant. It is dependent of the motion of the observer and source. देखो velocity of light हमेशा से साइंटिस्ट यही कहते आ रहे हैं कि चाहिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और है भी ये बात सही। लेकिन अगर किसी मीडियम के अंदर दाखिल हो जाए तो चेंज हो जाती है, उसी के अंदर से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। अब एक बड़ी अहम बात उसने कही थी कि इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पीड ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आर, वो क्या होता है, इफ़ मटेरियल ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड ऑफ लाइट इट मस्ट बिकम इनफाइनाइट। और कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करेगा तो मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अरे बहुत सारी हमसे टॉपिक्स पे होंगे। फिर क्या करता है, एन अपरेंटेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड is observed when there is relative motion between observer and object. When object move with velocity of light, their length appears to be 0. और एक और बड़ी अच्छी MCQs है, for every observer is own clock in his frame of reference seen faster than to other clocks which are moving relative to him. दैट इज़ द टाइम डायलेशन प्रिंसिपल। अब देखो ये जो फिनोमेना है, ये जो नीचे आया हुआ है, ये क्या है, ये कहलाता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये लॉरेंस साहब कौन थे? देखो हर फिजिक्स को एक मैथमेटिशियन की ज़रूरत पड़ती है। न्यूटन को लेबनिट्ज़ की पढ़े थे, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को लॉरेंस की पढ़ी। वो ऐसे को मैथ्स की डेरिवेशन नहीं कर पा रहा था तो उसने लॉरेंस से मदद ली थी। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन टाइम के अंदर डिवाइड होता है, लेंथ में मल्टीप्लाई होता है और मास में भी डिवाइड होता है। इससे रिलेट अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बच्चों हमने करने हैं। वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल whose rest mass is m0 and whose kinetic energy is equal to rest mass energy। अब देखो एप्टीट्यूड टेस्ट और थ्योरी में फ़र्क होता है, वहाँ हम पूरी डेरिवेशन करते हैं, हमें रिजल्ट ध्यान में रखते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी के बराबर होती है तो m = 2m0 होता है। ठीक है जी। अब इन्होंने दो बातें पूछी हैं, वेलोसिटी और मोमेंटम। वेलोसिटी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी मैंने इमेजिनरी फार्मूला बताया, n की जब 2 रखेंगे 2^4 -√3/2। ये तो पहला आंसर हो गया वेलोसिटी का। लेकिन अब सिर्फ वेलोसिटी तो नहीं पूछी, मोमेंटम भी पूछा है जिसका आंसर ये होता है बच्चों, और m ज़ाहिर 2m0 हो जाएगा। मैंने अभी ये बात बताई, जब भी काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी की इक्वल होगी m = 2m0 और v √3/2। ये आंसर आ गया। इंटरनल कितना लंबे मेथड से करते थे बच्चों, यहाँ से करना है। ओके जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैलेंस बियॉन्ड थ्योरी। देने वाले दो साइंटिस्ट थे, हिटलर और लंदन, 1927 में आई थी। याद रखा है, लंदन शहर को हिटलर ने तबाह किया था, ऐसे रख सकते। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैप फ्यूजन ऑफ वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो यानी यहाँ जो डिस्कस करते हैं वैलेंस शेल किसको कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ बैंड डिपेंड ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। द ग्रेटर द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा पॉइंट है। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नियरली आइडेंटिकल एनर्जीज आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। चला, वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं जिनकी एनर्जी नियर हो, और एटम कैन नॉट कम क्लोजर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल। एटम बॉन्ड लेंथ से करीब नहीं आते। ये तो बात हो गई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। अब दूसरी बड़ी अहम थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देने वाले 3 साइंटिस्ट थे, हंट, हक्कल, मुलिकन, 1930 में आई थी। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैप फ्यूजन ऑफ ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो फ़र्क है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिर्फ वैलेंस बॉन्ड की बात हो रही है या ऑल की बात हो रही है। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेथड ऑफ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और यूनाइटेड एटॉमिक मेथड। आपके लिहाज से वह पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। फिर एक और बड़ी अहम बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से,
फ्यूजन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट इन टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है जी। ऑर्बिटल विद हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रीजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई with lower energy but greater stability called bonding molecular orbital। यानी एनर्जी विद हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रीजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई, जिसमें क्या, देखो एक बात सुनो, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कम जगह में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा तो एनर्जी क्या होगी, लो, और याद रखो जब भी लोअर एनर्जी होगी स्टेबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर। ये कहलाते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक कहलाते हैं जिनमें लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो क्या होगी, एनर्जी हाइयर होगी और लोअर स्टेबिलिटी होगी। ये कहलाते हैं एंटी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक और कहलाते हैं फ्रैक्शनल बॉन्ड आर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। इंपॉर्टेंट फिजिक्स का चार्ट जिस पे बहुत सारे हमारे क्वेश्चन बेस करते हैं। देखो, एक हमारा होता है विजिबल रीजन जिसको हम कहते हैं विबक्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, राइट। तो वायलेट में सबसे कम वेवलेंथ होती है 3800 की और सबसे ज़्यादा होती है रेड की 7600। अब हम कहते हैं टॉप टू बॉटम वेवलेंथ बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड की। अब एग्जाम में एमसीक्यूज़ कैसे आएगी, वो दे देंगे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन के इनमें से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो भाई विबक्योर के तहत ग्रीन की होगी। कल कल को इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो दे के पूछ लें सबसे कम किसकी होगी, तो ज़ाहिर इंडिगो की होगी। लेकिन सिर्फ वेवलेंथ ऐसी है जो टॉप टू बॉटम बढ़ती है। बाकी तीन चीज़ें, एनर्जी, मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी, बॉटम टू टॉप इंक्रीज होती हैं। यानी कि वायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, मोमेंटम सबसे ज़्यादा। अब ऐसे एक एमसीक्यूज़ दे चुके हैं नर्स के टेस्ट में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, तो वायलेट की होगी, एनर्जी भी वायलेट की और मोमेंटम भी वायलेट का। तो अगर ये सब वायलेट का ज़्यादा है तो फिर मेरे भाई और चीज़ें क्या होंगी, वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, एनर्जी और मोमेंटम, लेकिन वेवलेंथ सबसे कम। और रेड की वेवलेंथ तो सबसे ज़्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, मोमेंटम सबसे कम होगा। अब बहुत एमसीक्यूज़ इस चार्ट पे आई हैं। ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज दिया था DUHS के टेस्ट में और कहा था मोमेंटम सबसे ज़्यादा किसका है, तो ऑफकोर्स ब्लू का होगा। तो बस ये पहचानो कि टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है, बॉटम टू टॉप जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, मोमेंटम बढ़ रहे हैं। अब क्या वायलेट से ऊपर भी कोई होता है, जी हाँ, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और कॉस्मिक। एक्सरे, गैमा और कॉस्मिक। अब देखो एक बात सुनो, अल्ट्रावायलेट ज़ाहिर है वेवलेंथ 3800 से भी कम हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गैमा और कॉस्मिक, तो क्या चीज़ें बढ़ेंगी, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, मोमेंटम। आपको पता है कॉस्मिक की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 10 की पावर 59 हर्ट्ज, बाप रे बाप। और बच्चों जो हम कहते हैं ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी चाहिए वो कितनी चाहिए, कम से कम अल्ट्रावायलेट जैसी। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एमसीक्यूज़ आ चुकी है, किस किस से होगा, अल्ट्रावायलेट से, एक्सरे से, गैमा से और कॉस्मिक से, ठीक है जी, क्योंकि इनमें इतनी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी होती है। ओके डियर, लेकिन 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 क्वांटम इफेक्ट के लिए फोटो इलेक्ट्रिक से भी ज़्यादा एनर्जी फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब मैंने क्या किया, गौर से सुनो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो सबसे हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट से भी, एक्सरे से भी, गैमा से भी, कॉस्मिक से भी, लेकिन क्वांटम इफेक्ट अल्ट्रावायलेट से नहीं होता, वो खाली एक्सरे से होता है, गैमा से होता है और कॉस्मिक से होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो जनाब आखिरकार अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गैमा और कॉस्मिक की चलें तो मान लिया फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगी, तो कम क्या होगी, ऑफकोर्स वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ इन चारों में कॉस्मिक की होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसी की। तो देखो ये पूरा चार्ट ऐसे, कॉस्मिक, गैमा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, फिर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, आई से इंफ्रारेड, एम से माइक्रो, आर से रेडियो, ई से इलेक्ट्रिक। तो जैसे जैसे हम ये कॉस्मिक से लेके इलेक्ट्रिक तक आएंगे वेवलेंथ बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है 4800 किलोमीटर। पाकिस्तान का तुर्की तक से डिस्टेंस बहुत लंबी भाई, लेकिन ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम इन सब में सबसे कम होगा। अब याद रखने की क्या तरकीब है, देखो UXR उज़र बहाने को कहते हैं, और ये इमरी, जिस तरह इमरान से आप इमरी याद रख सकते हो, इमरी, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, इलेक्ट्रिक, ठीक है जी। तो बहुत औसम और धांसू चार्ट है बच्चों ये फिज़िक्स के लिए। ये पक्की एग्जाम में एमसीक्यूज़ ये बहुत आती है।
कि अगर v की वैल्यू 0.99c हो जाए तो पता है m नॉट से कितने टाइम ज़्यादा हो जाता है? 22.4 टाइम्स। यानी जितने टाइम वेलोसिटी बढ़ती रहती है उसी तरह से m नॉट से उतने टाइम ज़्यादा होता रहता है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MCQs इस कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। किस पे बच्चों? इसी पे। वेल, एक और बड़ी अहम बात कि अगर वेलोसिटी 2.6 इंटू 10⁸ से ज़्यादा हो जाए तो L बराबर हो जाता है L0/2 के और m बराबर हो जाता है 2m0 के। फिर गौर से सुन लें, वेलोसिटी अगर 2.6 इंटू 10⁸ से ज़्यादा हो तो m 2m0 के। देखो 2.6 इंटू 10⁸ भी बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन 0.99 से उससे और ज़्यादा बड़ी है। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? हाँ जी, m जो है m0 से उतने टाइम ज़्यादा होता है। अब हो गए 22.4 टाइम जी। ये बहुत अहम सवाल था। लिमिट्स 3:1 f(x) dx 3 के बराबर दी हुई है। कह रहे हैं देन इंटीग्रेशन की लिमिट 3:1 5 f(x) dx क्या होगी? तो देखो ये तो ऑलरेडी 3 है, ये आप 3 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 5 से। 3 5 का कितना होता है? 50। यही हमारा आंसर आ जाता बच्चों। और ऐसे एक और सवाल है बड़ा अच्छा, ये स्क्वायर रूट है u² - a², जो कि फार्मूला पूछा है यहाँ पर इन्होंने। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा, अक्सर लोगों को नहीं याद होता। 1/2u u² - a² प्लस 1/2 a² ln u प्लस u² - a² प्लस c। मैंने एक आपको बड़ी काम की बात बताई थी, जिन लोगों ने नहीं सुनी, नहीं ज्वाइन की, वो देख लें कि एक अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इससे ऊपर एक्सरे, फिर गैमा, फिर कॉस्मिक। ये जो ऊपर बढ़ रही है ये एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बढ़ रही है। अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा एक्सरे की, एक्सरे से ज़्यादा गैमा की, गैमा से ज़्यादा कॉस्मिक की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होती है। इसलिए चारों की चारों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज़ होती हैं, चारों की चारों, ठीक है जी। लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट के लिए सिर्फ ये 3 यूटिलाइज होती हैं। अल्ट्रावायलेट में इतनी एनर्जी नहीं होती कि कॉम्पटन इफेक्ट लगा सके। अब ये क्या चक्कर है? वो बड़ी अहम बात है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम कहते हैं लो एनर्जी फोटोन ऑन स्ट्राइक विद एन इलेक्ट्रॉन लॉसेज इट्स एंटायर एनर्जी, ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट में क्या मसला है? वेयर एज अ हाई एनर्जी फोटोन लॉसेज आर पार्ट्स ऑफ एनर्जी। कॉम्पटन इफेक्ट में अभी हम एक्सप्लेन करेंगे होता है कि कॉम्पटन इफेक्ट में हमें एनर्जी बचानी होती है, तो इसलिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, अल्ट्रावायलेट से भी ज़्यादा हाई। तो ये बड़ी अहम है कि कॉम्पटन इफेक्ट कौन कौन कर सकता है? एक्सरे, गैमा, कॉस्मिक और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये चारों कर सकते हैं।